इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये कल आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट। 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए जो है जैसे पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हुए फिर पॉजिटिव टर्मिनल में तक बाइक होने में सेल जितनी एनर्जी देगी वो सेल में क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जैसे 1 कूलम का चार्ज यहाँ चलता है, ठीक है, और ये एक्सटर्नल सर्किट फिर नेगेटिव प्लेट्स होते हुए फिर इलेक्ट्रोलाइट फिर पॉजिटिव प्लेट्स होते हुए फिर यहाँ तक पहुँचने में सेल जितनी एनर्जी देगा वो क्या करेगा? सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इस टाइप से जो सेल एनर्जी देती है वो एनर्जी को दर्द करता है। एक तो बाहर सर्किट में खर्च हो रहा है ना, बाहर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव चार्ज आइटम्स या आइटम से कोलाइड कर रहे हैं, जिससे इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। ये लॉस एनर्जी जो है सेल प्रोवाइड कर रही है, अदरवाइज मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधे ना। और इस टाइप से सेल के अंदर जो है कैटायन से एनायन मूव करते हैं। सेल के अंदर चार्ज कौन ले जाते हैं? कैटायन और एनायन। इसमें जैसे H2O4 है आयनाइज, H2O4 है आयनाइज इन H प्लस एंड H2O4 माइनस, ठीक है, रेडिकल, और H2O4 माइनस रेडिकल है आयनाइज, H प्लस H2O4 माइनस इसमें आयनाइज हो गया है ना, ठीक है। तो H प्लस इस इलेक्ट्रोलाइट में H प्लस मूव करता है, H2O4 माइनस मूव करता है, H2O4 माइनस मूव करता है। तो इनका जो है पुश के साथ कोलिजन होता है या अनडिजायर्ड H2O4 मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? इनके एनर्जी लॉस होती है, और ये लॉस एनर्जी जो है अगर नहीं दी जाएगी तो मोशन ऑफ चार्ज पे कैटायन एंड स्टार, सो सर्किट इनकम्प्लीट बिकम इनकम्प्लीट और तो करंट स्टार, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मूव करेगा, नेगेटिव एनर्जी मूव करेगा, पॉजिटिव एनर्जी मूव करेगा। तो जब यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसके बाद में बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, अनडिजायर्ड H2O4 मॉलिक्यूल आएगा, H प्लस आयन आएगा, सल्फेट रेडिकल आएगा, H2O4 माइनस रेडिकल आएगा, ये सबसे कोलिजन होगा। और जब कोलिजन होगा तो फिर एनर्जी लॉस होती रहेगी, और वो लॉस एनर्जी कौन देगा? सेल देगा। तो सेल अपनी एनर्जी दो जगह दे रहा है, एक कैटायंस और आयंस के मोशन को मेंटेन रखने के लिए इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बाहर है। लीडिंग वायर में जो एनर्जी मानती है दी हुई, लीडिंग वायर में कोई एनर्जी, लीडिंग वायर के चार्ज एनर्जी को चलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए कोई एनर्जी नहीं बनती होती है, ठीक है। इनका रेशियो 0 बन जाता है। तो सेल जो है 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से चल करके पूरे सर्किट पॉजिटिव टर्मिनल से चल करके एक्सटर्नल कंडक्टर फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हुए यहाँ तक बाइक होने में सेल जितनी एनर्जी देती है वो सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अच्छा, तो देखिए सेल अपनी एनर्जी दो जगह दे रही, बाहर और अंदर है। तो बाहर जो एनर्जी देगी 1 कूलम चार्ज को चलने के लिए, एक्सटर्नल सर्किट में जो एनर्जी सेल देगा वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। क्योंकि इसके लिए दो जगह कट रही, यहाँ कट हो रही, मध्य यहाँ W कट होता है, और यहाँ कट हो रही, मध्य यहाँ W है ना। तो 1 कूलम चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल से जाने में सेल जो एनर्जी देता है उस सेल का क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल। नेक्स्ट हेडिंग के टर्मिनल 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 पोटेंशियल क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट हो गया, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये सेल जो है एक कूलम चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने में जितने नहीं देगा वो सेल का क्या करेगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। ठीक है, ये चीज आपने लिखा अमाउंट ऑफ, अच्छा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक का जो सर्किट होगा एक्सटर्नल सर्किट कहलाएगा। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट ओनली इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो हम कौन से लेट सेल प्रोवाइड W energy to flow, cell provide W energy to flow 1 coulomb charge from positive terminal to negative terminal, from positive terminal to negative terminal let's say provide W energy to flow 1 coulomb charge from positive terminal to negative terminal, then terminal potential of cell is given. Then terminal potential of cell is given. Terminal potential of cell, is given by V को लिखना होगा W by तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेम एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज रेशियो ऑफ एनर्जी टू चार्ज, दिस इज आल्सो रेशियो ऑफ एनर्जी टू चार्ज ना, तो है सेम यूनिट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेस को लिखना है यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट एंड डायमेंशन of terminal potential difference, तो देखिए V को कितना होगा? V इक्वल टू W by Q, राइट यूनिट ऑफ V, सॉरी यूनिट ऑफ W, यूनिट ऑफ W क्या बताओ? वर्क यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ वर्क कल W की यूनिट लिखा था, क्या लिखा था? रिपीट नहीं किया, यहाँ जाने के बाद रिपीट नहीं करता है, तो दिखाई नहीं पड़ा था W की यूनिट एनर्जी जूल और कूलम। W की यूनिट बताइए जूल, और Q की यूनिट क्या है? कूलम। क्या हो जाएगा? जूल कूलम माइनस 1। हमने बताया था जूल कूलम माइनस 1 को क्या कहा जाता है? बोल्ट कहा जाता है, क्योंकि सेल की डिस्कवरी जो है बोल्ट ने किया है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बोल्ट है। अब चलिए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो देखिए राइट डायमेंशनल फार्मूला वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? ml²t-2 होता है ना। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? A/T होता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ml²t-2 - 1 A/1, ठीक है। तो इस तरह से B की
सेम एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये ना, ठीक है। अब उसके बाद जो है वन यूनिट, वन वोल्ट, हाउ वी डिफाइन वन वोल्ट, जैसे SI यूनिट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज वोल्ट, SI यूनिट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वोल्ट होता है ना। तो हाउ वी डिफाइन वन वोल्ट, वन वोल्ट कैसे डिफाइन करिएगा बताओ, इसमें मिटा देंगे कैसे होगा, राइट, वन वोल्ट, वन वोल्ट कैसे डिफाइन करिएगा, V इक्वल टू क्या होगा W बाई Q ना, ठीक है। तो W यूनिट क्या होती है जूल, तो कैलकुलेट W इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, एंड Q इक्वल टू 1 कूलम, Q इक्वल टू क्या है 1 कूलम, देन V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, है ना। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल कूलम माइनस 1 जूल कूलम माइनस, इसको क्या कहेंगे वोल्ट में, क्या कहेंगे वोल्ट। तो इफ सेल प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी टू फ्लो 1 कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट, चलिए इसको एक ही टर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के टर्म में लिखते हैं, अब टर्मिनल पोटेंशियल के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो इफ सेल प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी टू फ्लो 1 कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट, then electromotive force of the cell is said to be 1 volt, तब उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। अगर सेल जो है 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए 1 जूल एनर्जी देती है, कोई ऐसी सेल ले रहे हैं जो कि 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए 1 जूल की एनर्जी, 1 जूल एनर्जी देता है, तो उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम क्या कहेंगे 1 वोल्ट है, ठीक है। कोई ऐसी सेल है जो कि 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में सर्कुलेट कराती है, और इसके लिए उसको एनर्जी देना पड़ेगा, और सेल कितनी एनर्जी दे रहा है 1 जूल दे रहा है, तो हम कहेंगे इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 1 वोल्ट, ठीक है। अगर वो 2 जूल एनर्जी देता है, अगर कोई ऐसी सेल है जो कि 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए 2 जूल एनर्जी देता है, तो उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या कहलाएगा 2 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 5 वोल्ट है, इसका क्या मतलब है, वो सेल जो है 1 कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए 5 जूल एनर्जी दे रहा है, कितना एनर्जी दे रहा है 5, ठीक है। तो इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी, इफ अमाउंट 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बताओ, इफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट इज 1 जूल, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज सेड टू बी 1 वोल्ट, ये डेफिनेशन हो जाएगी ना, ये चलिए लीजिए। इफ अमाउंट ऑफ चार्ज, if amount of charge given by cell to flow 1 coulomb charge, 1 coulomb charge, if amount of energy, given by cell to flow 1 coulomb charge throughout the circuit,
या टर्मिनल पोटेंशियल के टर्म में डिफाइन करिएगा तो क्या लिखेगा, इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन या अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय सेल टू फ्लो 1 coulomb charge in external circuit is 1 joule, then terminal potential difference of cell is said to be 1 volt. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, इसे समझा। तो देखिए सेल जो अपनी एनर्जी दे रहा है वो दो जगह पर हो रहा है, एक बाहर और एक अंदर। तो बाहर जो एनर्जी खर्च हो रही है तो आप डब्ल्यू मांगे, अंदर जो एनर्जी खर्च हो रही है तो डब्ल्यू को मांगे। अच्छा, बाहर 1 कूलम्ब चार्ज को चलने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी उसको आप टर्मिनल पोटेंशियल कह रहे हैं। इस तरह से अंदर 1 कूलम्ब चार्ज को चलने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी वो क्या कहलाएगी। इधर देखिए, बाहर 1 कूलम्ब चार्ज को चलने के लिए से जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो आप उसको टर्मिनल पोटेंशियल कह रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं। अंदर भी तो 1 कूलम्ब चार्ज चलेगा, उसके लिए सेल एनर्जी देगी, तो अंदर 1 कूलम्ब चार्ज को चलने के लिए सेल जो एनर्जी देगा वो क्या कहलाएगा, उसको क्या कहेंगे बताइए। इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, क्या कहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए स्टडी लिखिए, नेक्स्ट स्टडी लिखिए इंटरनल रेजिस्टेंस। या इसको बाइक ईएमएफ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टडी इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए राइट नेक्स्ट स्टडी बाइक ईएमएफ। बाइक ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस और बाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बाइक इलेक्ट्रोमोटिव बाइक ईएमएफ, बाइक ईएमएफ, बाइक चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस, बाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और बाइक ईएमएफ क्या करते हैं। तो देखिए जैसे सेल चार्ज को फ्लो होने के लिए, करंट को फ्लो होने के लिए एनर्जी देता है। ये एनर्जी दो जगह खर्च होती है, एक बाहर खर्च होती है। 1 कूलम्ब चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने में सेल जो एनर्जी देता है उसका नाम आपने क्या रखा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरह से एक कूलम्ब चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने में सेल जो एनर्जी देगा वो क्या कहलाएगा, बाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बाइक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। बताइए, अभी बता रहे, अभी बोलिए, सुनना नहीं पसंद। 1 कूलम्ब चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने में सेल जो इतनी एनर्जी देगी
given by cell, amount of energy given by cell, amount of energy given by cell, to flow 1 coulomb charge, 1 coulomb charge from positive terminal to negative terminal, from positive terminal to negative terminal, from positive terminal to negative terminal, positive terminal to negative terminal inside the electrolytes. ये एनर्जी कहाँ चलेगा? Inside the electrolyte, inside the electrolyte, the cell electrolyte, amount of energy given by cell to flow 1 coulomb charge from positive terminal to negative terminal inside the cell, inside the electrolyte or cell, is called by electromotive force, is called by electromotive force, by electromotive force, by electromotive force. Okay, by electromotive force. तो देखिए बाइक में क्यों होता है बताइए? क्योंकि बाइक चार्ज फ्लो, current flow, then cations and anion frequently collide with the undissolved molecules of electrolyte or electrolytes or solid molecule or cations and anion. So some part of energy of cell is spent inside the cell. ठीक है? तो देखिए there is affection in the path of flow of cations and anion. There is affection in the path of flow of cations and anions inside the electrolytes. जैसे प्लस है, ये प्लस इधर जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पर भागेगा, तो ऐसे सीधे नहीं जा सकता। जैसे आगे बढ़ेगा इसके पास में कोई वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, इससे कोलैप्स करेगा, और इससे कोलैप्स करेगा इसके नहीं फट हो जाएगा, जो यहाँ से तक आने में इसको काटेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। अगर उसको एनर्जी को नहीं दीजिएगा तो इसका मोशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, सीख हो जाएगा ना, ये रुक जाएगा। तो चार्ज रुक जाएगा, चार्ज को रुक जाएगा, करंट रुक जाएगा ना। अगर आपको करंट लेना है तो इसको आगे पुश करना है, ठीक। तो इसकी जो लास्ट एनर्जी है वो आप दीजिएगा, फिर चलना चालू कर देगा। तो लास्ट एनर्जी कौन देता है? सेल देता है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब फिर एक्सीलेट होगा और एक्सीलेट होकर फिर जब आगे बढ़ेगा तो मानते हैं कि ये जो 4 मॉलिक्यूल मिल गया, इसे कोलैप्स कर जाएगा, फिर इसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगा तो मानते हैं कि सल्फेट इलेक्ट्रॉन मिल गया, हाँ, तो इसे कोलैप्स करेगा। तो इस टाइप से एक्सप्रेशन क्या करेगा? अनडिसॉल्व्ड गैसेस को कोलैप्स करेगा, H2O से कोलैप्स करेगा, सल्फेट इलेक्ट्रॉन से कोलैप्स करेगा, H+ से कोलैप्स करेगा, HCl से कोलैप्स करेगा, हाँ। इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इसको जाने नहीं देंगे ना, ठीक है। इसके पाथ को अपसेट करेंगे, हाँ, अपोज करेंगे, मोशन का अपोज करेंगे। तो जो इसके मोशन का अपोज होता है वही क्या करता है? उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अपोजिशन को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस, हाँ। और ये सेल के अंदर है इसलिए से क्या कहा जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाएगा, ठीक है। तो obstruction in the path of flow of cations and anions, ये obstruction किसके पाथ में आ रहा है? H+ और H2O माइनस के पाथ में आ रहा है, ठीक है। ये चार्ज पेयर्स है इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। तो obstruction in the path of flow of cations and anions inside the cell is called internal resistance of the cell। ये क्या करेगा? internal resistance of the cell कहलाएगा, हाँ। और due to this internal resistance back effect generated। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना होगा तो बैक इवेंट नेगेटिव है, बैक इवेंट जो राइज हो रहा है, हाँ, तो
वो क्यों रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट हेड लिखे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, राइट दिस। Obstruction in the path of flow of cations and anions. Obstruction in the path of flow of cations and anions. In the path of flow of cations and anions. In the path of flow of cations and anions. Inside the electrolyte, obstruction in the path of flow cations and anions inside the electrolyte is called internal resistance. Internal resistance. तो internal resistance क्या है? Due to presence of internal resistance, some part of energy of cell inside is spent inside the cell. इस इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होता है कि सेल की कुछ एनर्जी सेल के अंदर इकट्ठी होती है। इस एनर्जी का आपको यूज नहीं कर पाते ना, क्योंकि जो एनर्जी बाहर मिलेगी वही तो यूजफुल एनर्जी है। ये आपकी बेस्ट चली जाती है। तो कहने लगे इस सेल का क्या है? ड्रॉबैक है। इट इज ए ड्रॉबैक ऑफ दिस सेल ना, सेल का क्या है? ड्रॉबैक है। ठीक है। तो जैसे आइडियल सेल है, तो आइडियल सेल में इस ऑब्स्ट्रक्शन को जीरो मानते हैं। आइडियल सेल में इस ऑब्स्ट्रक्शन क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है। इसलिए आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। आइडियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो। चलिए, हाँ क्या हुआ?
है बताओ? Obstruction in the path of flow of cations and anions inside the electrolyte is called internal resistance. Due to this, some part of energy is spent inside the cell. ना? और तो ये स्पेंड एनर्जी कौन देता है? सेल देता है। और तो एक कूलम चार्ज को चलने के लिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने के लिए सेल जो एनर्जी देता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, वो क्या कहलाता है? उसका बैक ईएमएफ कहलाता है, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। इस टाइप से जो सेल एनर्जी दे रही है वो दो जगह कट होती है, एक एक्सटर्नल सर्किट में, एक इंटरनल सर्किट में। ठीक है, तो देखिए एक कूलम चार्ज को चलने के लिए सेल जो एनर्जी देता है पॉजिटिव टर्मिनल पूरे सर्किट में, एक कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए सेल जो एनर्जी देता है उसका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के दो पार्ट हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो वन कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट। अब ये एनर्जी दो जगह खर्च हो रही है, एक बाहर एक अंदर। जो बाहर खर्च हो रहे हैं उसका नाम क्या रखते हैं आप? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं। जो अंदर खर्च हो रही है उसका नाम क्या रखते हैं आप? बैक ईएमएफ रखते हैं ना, बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल और बैक ईएमएफ में कोई रिलेशन होगा ना? रिलेशन होगा है। तो देखिए मान लीजिए सेल पेज लेते हैं तो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट लिखिए रिलेशन बिटवीन, रिलेशन अमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तीनों में एक रिलेशन है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। देखिए क्या हेडिंग है क्या? हाँ हेडिंग। तो देखिए जैसे सेल जो है क्यू कूलम चार्ज को पूरे सर्किट में चलने के लिए जो है डब्ल्यू एनर्जी देता है। सेल प्रोवाइड डब्ल्यू एनर्जी टू फ्लो टू कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट। क्या लिखे? रिलेशन अमंग AMONG, रिलेशन अमंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए सेल जो है चार्ज को चलने के लिए एनर्जी देता है। तो एक कूलम सेल टू कूलम चार्ज को चलने के लिए पूरे सर्किट में जो एनर्जी देता है मानते W, कितना है? W। तो लेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो टू चार्ज थ्रू द सर्किट। जैसे क्यू चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल चल रहा है, ठीक है, और चलते हुए एक्सटर्नल सर्किट जा रहा है, फिर नेगेटिव टर्मिनल पर आ रहा है, फिर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ रहा है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ है। इस प्रोसेस में सेल कितना एनर्जी देता है? W एनर्जी देता है। कितना दे रहा है? W। अब देखिए इस एनर्जी का कुछ पार्ट क्या होगा? एक्सटर्नल सर्किट में खर्च होगा और कुछ पार्ट क्या होगा? इंटरनल सर्किट में खर्च होगा। कुछ जो टू पार्ट्स ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस खर्च होगा और जो टू पार्ट्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस खर्च होगा ना। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो एनर्जी खर्च हो रही है W मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? W। और इंटरनल रेजिस्टेंस से जो एनर्जी खर्च हो रही है मान लेते हैं W2 है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल इज इक्वल टू सम ऑफ एनर्जी स्पेंड इन एक्सटर्नल सर्किट एंड इंटरनल सर्किट ना। तो W इज इक्वल टू W1 W2 हो गया है। अब इसको क्या करते हैं? Q से डिवाइड कर देते हैं, W/Q। तो W/Q क्या हो जाएगा? W/Q जो है W1/Q हो जाएगा और प्लस W2/Q हो जाएगा, है ना। तो W/Q क्या चीज है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो Q चार्ज थ्रू द सर्किट ना। तो अमाउंट ऑफ अपन चार्ज ये क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज थ्रू द सर्किट, है ना। तो ये जो रिलेशन होगा W/Q, ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के डेफिनेशन है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही हो गया। ये क्या चीज है?
W1 जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो q कूलम चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, तो W1 by Q क्या हो जाएगा, दैट रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट रेशियो ऑफ एनर्जी गिवन बाय सेल टू चार्ज फ्लो इन द सर्किट इन एक्सटर्नल सर्किट है। तो क्या बन जाएगा, ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट ओनली है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन एक्सटर्नल सर्किट क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल कहलाता है। बट इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी कहेंगे, कैपिटल भी है। ये कह दीजिए अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय सेल टू फ्लो 1 कूलम चार्ज इन इंटरनल सर्किट है, या इट पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या कहलाता है, बाइक यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है, बाइक यूनिट। इसको हम कैसे दिखाएंगे, स्मॉल कैसे ना, तो स्टेप से E इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल प्लस बाइक यूनिट। ये रिलेशन हो गया ना। ठीक है, अब इसमें वैल्यू देते हैं। तो B मानते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज R, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, let internal resistance of cell BR, internal resistance of cell BR, internal resistance R ले लेते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इक्वल टू B प्लस IR हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस ना। इस तरह से E इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस IR। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है इफ I इक्वल टू 0, I का मान क्या करते हैं, 0 पर देते हैं। दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ किया जा रहा है, तब उस केस में E इक्वल क्या हो जाएगा, C इक्वल टू B प्लस 0 इनटू R हो जाएगा, इसलिए E इक्वल टू B हो जाएगा ना। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, दैट इज सेल इज ओपन, देन टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल। उस केस में टर्मिनल पोटेंशियल किसके बराबर हो जा रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल के बराबर हो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में क्या है, इफ नो करंट इज ड्रॉन दैट इज सेल इज इन ओपन स्टेट, देन टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दिस सेल ना। ठीक है, तो जब हमको सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि सेल को कोई करंट नहीं ड्रा करते हैं, सेल को ओपन स्टेट में रखते हैं, और उस केस में हम वोल्ट मीटर से टर्मिनल पोटेंशियल मेजर करेंगे। तो वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग देगा वो क्या हो जाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल हो जाएगा, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाता है। वो टर्मिनल पोटेंशियल क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाता है। ठीक है, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, no current is drawn from the cell, that is cell is in open state, that is cell is in open state, cell is in open state, ठीक है, तो कोई करंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब सेल ओपन स्टेट में है। ठीक है, देन टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम फाइंड करते हैं। अब उसके बाद चलिए अब देखिए टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस IR ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल इज स्लाइटली लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो B इज लेस देन E, ठीक है, तो आपको मिल गया। अच्छा, ये रिलेशन का वर्ड करता है
करंट रिवर्स डायरेक्शन बहेगी है, ऐसे पॉजिटिव टनल से निकलती है बाहर जाती है, अब क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव टनल से अंदर जाएगी, ठीक है। तो उसके अगर बैटरी चार्ज होती है, इफ सेल चार्ज देन V2D प्लस आएगा, ठीक है, इसे समझे। अब उसके बाद देखिए हम इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके। क्या लिखा है? V equal to P minus When cell charge, when cell discharge, when cell discharge, जब सेल डिस्चार्ज होती है, अच्छा ये लिखा था P इक्वल टू E माइनस I है ना, ये लिखा था, हाँ, तो V ग्रेटर देन E ड्यू टू परसेंट ऑफ ये बताया था, और when cell discharge then V इक्वल टू E माइनस I होगा, इस केस में करंट हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के बाहर जाएंगे, ठीक है। when cell charge, अगर सेल चार्ज होगा तब V इक्वल टू क्या होगा E प्लस I होगा, E प्लस I, ठीक है। इस केस में चार्ज हमारे पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलेंगे। अब रिलेशन बिटवीन अब जो है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, E इक्वल टू कितना होगा, E इक्वल टू V प्लस I है ना, यहाँ से E माइनस B इक्वल टू क्या हो जाएगा I है, यहाँ से जो है I इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस B अपॉन I, E माइनस B अपॉन I हो जाएगा, है ना। तो फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू कितना होगा, B इक्वल टू I होता है, यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा B बाई R हो जाएगा ना, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा E माइनस B अपॉन R ये हो जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R E माइनस B अपॉन B, अब इसको अलग कर लीजिए, तब तो क्या हो जाएगा स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R E बाई B माइनस B बाई B ना, तो स्मॉल r इक्वल टू कितना हो जाएगा कैपिटल R E बाई B माइनस 1, ठीक है, कट करके 1 हो जाएगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, आप अच्छा करंट के लिए क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे, तो करंट कितना होगा बताइए, हाँ E इक्वल टू V प्लस I है ना, E इक्वल टू V प्लस I, ठीक है, यहाँ से E माइनस B